नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर की आंसर की। तो पेपर की लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर मॉर्निंग में प्रोवाइड करवा दी जाती है और आप सभी लोग वहां से टेस्ट भी अटेंड कर लेते हैं। जैसा कि अभी तक आप सभी का एनालिसिस किया गया है, अभी तक 112 कैंडिडेट ने टेस्ट दिया है, जिसमें से मैं आपको थोड़ा सा रिजल्ट बता देता हूँ। बाकी वैसे आपको सेपरेट जो भी कैंडिडेट है उनका रिजल्ट जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर मिल जाएगा। किस कैंडिडेट के कितने नंबर आए वो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल आज आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, यानी कि आज ऑलमोस्ट ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिए हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के। तो मैं आपको थोड़ा सा रिजल्ट का एनालिसिस बता देता हूँ। अभी तक जो है 112 कैंडिडेट ने टेस्ट दिया है, जिसमें से 100% मार्क्स जो है वो 11 कैंडिडेट लेकर आए। 90% मार्क्स जो है इन 11 कैंडिडेट को मिला के टोटल 29 यानी 29 कैंडिडेट 90% से ऊपर नंबर लाए। एंड 80% से अबव, ये परसेंटेज देखिए मैं आपको थोड़ा सा अभी क्लियर कर दूंगा। 80% से अबव 51 कैंडिडेट एंड 70% से अबव जो है वो 71 कैंडिडेट है अभी तक। एंड 60% से अबव जो है वो 90 कैंडिडेट है। यानी ऑलमोस्ट ने आज बहुत सही जवाब दिए हैं, इसलिए आज कैंडिडेट्स की जो रिजल्ट की जड़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज और टोटल मार्क्स, जैसा कि काफ़ी लोगों का अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखो, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर इस टेस्ट के अंदर मिलता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ऑफ की गई है, यानी आप अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और यहाँ पे टोटल 20 नंबर आपके होते हैं, तो 20 में से आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं, यानी 2 नंबर आपका 10% है। कितना है? 10%, यानी 20 नंबर है वो आपका कितना है? 100%। 12 अगर नंबर आप लेके आ रहे हैं मतलब 60% आपके हैं। 14 नंबर आप लेके आ रहे हैं मतलब 70% आपके। ठीक है, 16 नंबर आप लेके आ रहे हैं मतलब 80% आपके। ठीक है, एंड 18 नंबर अगर आप लेके आ रहे हैं तो 90% है। तो इस प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं कितने। हालांकि आपको कैलकुलेशन करने की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हम रिजल्ट जो है आप सभी को प्रोवाइड करवा देते हैं। बस जिनको समझ नहीं आ रहा है उनके लिए ये बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं आज के टेस्ट के पेपर की आंसर की। वैसे पेपर आज ईजी था, इसलिए ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिए हैं। कोई बात नहीं, अगली बार आपके लिए थोड़ा सा हार्ड पेपर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, a nurse is treating a patient suspected to have hepatitis. The nurse notes on assessment that the patient eyes are yellow tinged. Which of these diagnostic result would further assist in confirming this diagnosis? देखिए एक पेशेंट है जिसको ट्रीटमेंट आप एज नर्सिंग ऑफिसर दे रहे हैं। पेशेंट जो है वो हेपेटाइटिस से सस्पेक्टेड है। क्या है? सस्पेक्टेड, कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो अभी पूछना चाह रहा है आपसे। देखिए यहाँ पे क्या है, पेशेंट सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड कैसे लगा आपको? एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपने क्या किया, इस पेशेंट का असेसमेंट किया तो इसकी आईज जो है वो येलो टिंट कलर की हो रखी है, यानी कि इसको जॉइंडिस जैसी अपीयरेंस जो है आईज के अंदर आपको देखने को मिल रही है। अब देखो आगे पूछना क्या चाह रहा है, आगे ये पूछना चाह रहा है कि इस पेशेंट में ऐसा कौन सा फर्दर डायग्नोसिस है या फिर असेसमेंट है जो आप चेक करना चाहेंगे इस हेपेटाइटिस के कंडीशन को कंफर्म करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे तो पेशेंट जो है वो सस्पेक्टेड था, आपने आईज को देखा और पेशेंट सस्पेक्टेड लगा। अब कंफर्म आपको करना है, तो देखिए क्या आप चेक करना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है डिक्रीज सीरम बिलिरुबिन, नेक्स्ट है एलिवेटेड सीरम ALT लेवल, नेक्स्ट है लो आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन विद इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। तो देखिए यहाँ पे कुछ सीरम लैब टेस्ट आपको दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा है जो हेपेटाइटिस को कंफर्म इंडिकेट कर रहा है कि हेपेटाइटिस ही इस पर्सन को हुआ है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सीरम ALT लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी ये अगर फाइंडिंग आ रही है मतलब कंफर्म हो चुका है कि पेशेंट सस्पेक्टेड नहीं 100% हेपेटाइटिस का ही पेशेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सेकंड किया है और ये वैसे इजी क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट ने सही जवाब किया है। ALT इज द लिवर एंजाइम एंड हेपेटाइटिस इज ए लिवर डिजीज। एलिवेटेड लिवर एंजाइम विल ऑफन सिग्नल लिवर डैमेज। यानी जो ALT है वो एक लीवर एंजाइम है और हेपेटाइटिस क्या है, लीवर डिजीज है। तो यहाँ पे एलिवेटेड अगर लीवर एंजाइम है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि लीवर डैमेज हुआ है, यानी हेपेटाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे हेपेटाइटिस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAB स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। CAB से आप क्या समझते हैं? CAB का फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज बी केयरफुल, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट सर्कुलेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग, नेक्स्ट कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके सामने और दोनों में से एक ऐसा ऑप्शन है
जो आप सभी ने पढ़ रखा है और ऑलमोस्ट ने सही भी जवाब दिया है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड यानी बी, सर्कुलेशन, एयर एंड ब्रीदिंग। एबीसी आप बोल दीजिए, सीएबी बोल दीजिए। ये आपको सीएबी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऑलमोस्ट ने इसका भी सही जवाब दिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ए पेशेंट हैज़ नो पल्स। एक पेशेंट है जिसमें पल्स नहीं है, मतलब पल्स आपने चेक की तो पल्स वहाँ पे आपको पाल्पेट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है, टू रिस्टोर सर्कुलेशन यू शुड यूज़। इस पेशेंट में सर्कुलेशन को रिस्टोर करना है तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप यहाँ पे क्या करेंगे। क्वेश्चन को जो है मॉडिफाई करके आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि अगर एक पेशेंट है जिसमें पल्स जो है वो फाइंड आउट नहीं हो पाई है और इस पेशेंट में सर्कुलेशन को वापस से रिस्टोर करना है तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग विद चेस्ट कंप्रेशन, नेक्स्ट है द हेमिल्च मैन्यूअर, नेक्स्ट है द फिंगर स्वीप, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एंड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। देखिए सर्कुलेशन को अगर रिस्टोर करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीपीआर देना पड़ेगा। सीपीआर अगर आप देंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देंगे एंड चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। बार बार चेस्ट कंप्रेशन और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो है देके आप पेशेंट के सर्कुलेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, सीपीआर इस पेशेंट को देना पड़ेगा। चलिए रेशनल में देखते हैं। सीपीआर इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर used to keep blood and oxygen flowing to vital organs during cardiac arrest and respiratory arrest, which combines artificial breathing and with chest compression। देखिए जो CPR है वो इमरजेंसी प्रोसीजर है और इमरजेंसी कंडीशंस में ही यूज लेते हैं। इसमें देखिए जो ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो है ये वाइटल ऑर्गन्स को ज़रूरत भी होती है ब्लड और ऑक्सीजन की, और इसी को वापस रिस्टोर करने के लिए सीपीआर जो है परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए कार्डियक अरेस्ट अगर किसी पर्सन को होता है या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है तो दोनों ही कंडीशन क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है, दोनों में ही क्या करना होता है, सीपीआर परफॉर्म करना होता है। तो सीपीआर जब परफॉर्म करते हैं तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देते हैं एंड चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि कंप्रेशन और जो वेंटिलेशन का रेशियो है वो कितना क्या होता है सीपीआर के दौरान। तो देखिए यहाँ पे रेस्क्यूअर जो है 1 हो या फिर 2 हो। अगर एडल्ट वन की जब भी बात आती है तो 30/2 रेशियो आपको सही जवाब करना है। और अगर बच्चों की बात आ जाए, चिल्ड्रंस की, अगर चाइल्ड्स की बात आ जाए और रेस्क्यूअर 1 है और रेस्क्यूअर 2 है तो देखिए अगर रेस्क्यूअर 1 है तो 30/2 रहेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर 2 है तो 15/2 रहेगा, यानी 15 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये रेशियो आपको याद रखना है कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको चिल्ड्रन का जो है वो याद रखना है, एडल्ट में सेम रहेगा, रेस्क्यूअर चाहे 1 हो चाहे 2 हो, 30/2 ही होगा कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो। एंड बच्चों की बात आती है तो 1 रेस्क्यूअर है तो 30/2 एंड 2 रेस्क्यूअर है तो 15/2 के हिसाब से जो है सीपीआर परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An unconscious patient has a blocked airway. She is lying on the ground but does not have a head, neck and spine injury. The first thing you should do to open the airway is। बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल अभी ऑलमोस्ट नॉर्थ साइड में भी पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है ESIC में भी आपको पूछ लिया जाए, DSS में भी आपको पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चंस तो कैसा भी बन सकता है और कैसा भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है। पेशेंट अनकॉन्शियस है और एयरवे जो है वो ब्लॉक हो रखा है। ठीक है, पेशेंट जो है वो ग्राउंड पे लेटा हुआ है और पेशेंट ग्राउंड पे है और साथ ही साथ उसमें ये भी बताया गया है कि इसके कोई हेड, नेक और स्पाइन में कोई किसी प्रकार की इंजरी नहीं हो रखी है। अब बताइए एज ए नर्सिंग ऑफिसर इस पेशेंट में एयरवे आप ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या यहाँ पे इस पेशेंट में परफॉर्म करेंगे। पहला ऑप्शन है लिफ्ट द हेड ऑफ द ग्राउंड एंड शेक जेंटली। नेक्स्ट है tilt the head backward and lift the chin. Next है tilt the head forward and pushing the chin toward the chest. Next sag the head gently from the side to side। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन सेकंड, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। सिंपल सा एक जो वर्ड होता है वो होता है आपका हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, चिन लिफ्ट। ठीक है, तो ये एक वर्ड आप बोल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के बोला गया है कि टिल्ट द हेड बैकवर्ड एंड लिफ्ट द चिन। तो ये जो पोजीशन है ये पेशेंट को देना है और एयरवे जो है
उसको ओपन करना है, मेंटेन करना है। अगर मान लो पेशेंट को क्या होती, स्पाइन, नेक और हेड इंजरी होती, तो फिर आप ये मैन्यूअर यूज नहीं करते, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट वाला मैन्यूअर यूज यहाँ पे नहीं करते। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि किसी प्रकार की इस पर्सन को इंजरी नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। चलिए यहाँ पे रेशनल में और कुछ लिखा हुआ है, व्हेन एन अनकॉन्शियस पेशेंट, और पेशेंट जो है वो ब्लॉक एयरवे हो रखा है, अनकॉन्शियस है और कोई किसी प्रकार की इंजरी वगैरह नहीं हो रखी है, तो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट जो है वो आप यूज करके एयरवे को ओपन कर सकते हैं। वही कहानी है सारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए पेशेंट इज अंडरगोइंग ए सीजर यू शुड, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। देखिए क्या पूछा है, एक पेशेंट है जो सीजर्स जिसको आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस पेशेंट के पास खड़े हैं या फिर आप राउंड पे गए हैं और पेशेंट को सीजर आ गए, बताइए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द माउथ टू प्रिवेंट इंजरी, नेक्स्ट टाइटन्स द पेशेंट क्लॉथिंग एंड स्पेशली अराउंड द नेक, नेक्स्ट प्लेस द टॉवल एंड ब्लैंकेट अंडर द हेड, नेक्स्ट यूज रिस्ट्रेन टू लिमिट द पेशेंट मूवमेंट। तो देखिए अगर सीजर्स किसी पेशेंट को आ रहे हैं ना, तो रिस्ट्रेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करना है, मूवमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। पेशेंट्स को सीजर्स आ रहे हैं तो बॉडी में जो मूवमेंट्स है वो होगा ही होगा, उसको अगर आप रिस्ट्रेन करेंगे मतलब पेशेंट में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, मतलब डेंजरस वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड है टाइटन द पेशेंट्स क्लॉथिंग, पेशेंट्स को सीजर आ रहे हैं ना, तो जो कपड़े पेशेंट ने पहन रखे हैं ना, उनको क्या करने हैं, लूज करने हैं, टाइटन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो ये दो एक्शन तो आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट दो एक्शन आपके पास में आते हैं, एक आता है जो ऑप्शन फर्स्ट है वो देखिए, कि कुछ प्लेस द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट आप माउथ के अंदर प्लेस करके इंजरी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना है भैया, आप इंजरी को प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, आप इंजरी को बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे नर्सिंग ऑफिसर है तो वो क्या कर रहे हैं, इंजरी को बढ़ा रहे हैं। तो ये तीनों एक्शन जो है वो आपके नहीं रहेंगे। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, प्लेस ए टॉवल एंड ब्लैंकेट अंडर द हेड, हेड के अंडर आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंकेट या फिर टॉवल को रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी जो तीन ऑप्शंस है ए बी डी ये तो गलत है। बाकी हो सकता है आपको अदर ऑप्शन मिल जाए, ये ऑप्शन ना मिलके अदर ऑप्शन मिल जाए और पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट जो प्रायोरिटी एक्शन होता है ना, वो आपका होता है पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देना। जैसे मान लीजिए उसमें सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है और उसको सीजर्स आ रहे हैं, तो एस्पिरेशन के रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपन ने प्रीवियस सेशन में बात की है कि जब किसी पेशेंट को सीजर आ रहे हो और फ्रॉथी मतलब जो सलाइवा है वो बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहा हो माउथ से, ये विजिबल आपको मतलब देखने को मिल रहा है, तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहले क्या करेंगे, साइडलाइन पोजीशन पेशेंट को देनी है। फिलहाल इसके बारे में जानते हैं कि सीजर्स अगर किसी पेशेंट को आते हैं तो आपको क्या क्या करना होता है। देखिए व्हेन द पेशेंट इज अंडरगोइंग ए सीजर, अगर पेशेंट को सीजर्स आते हैं तो आपको क्या क्या करना होता है, मेडिकल हेल्प के लिए आपको कॉल करना होता है, स्टे विथ पेशेंट, पेशेंट के पास में ही आपको खड़ा रहना होता है। ऐसा नहीं है पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं और आप चले गए, क्या पता इसको क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा और मेरे गले आफत आ जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं करना है। आप नर्सिंग ऑफिसर है और आप ड्यूटी कर रहे हैं, पेशेंट को सीजर आ रहे हैं तो आप पेशेंट के पास में खड़े रहिए, मेडिकल हेल्प के लिए आप कॉल कीजिए। पेशेंट को जो है अगर पेशेंट सही पोजीशन में नहीं है तो उस पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दीजिए, ठीक है, लाई डाउन पोजीशन जो है पेशेंट को दीजिए। प्लेस फोल्डेड टॉवल एंड ब्लैंकेट अंडर द हेड, जो फोल्डेड टॉवल है एंड ब्लैंकेट है वो आप हेड के अंडर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है जो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर सीजर्स का प्रिकॉशन जो आप करेंगे, तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। एंड मूव फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट या फिर फर्नीचर पेशेंट के पास है तो उनको हटा देना है, अदरवाइज पेशेंट को क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। प्रोवाइड प्राइवेसी, पेशेंट को प्राइवेसी भी देनी है, क्योंकि पेशेंट को जब सीजर्स आएंगे तो पेशेंट को नहीं पता होगा कि अपनी बॉडी में क्या हो रहा है और अपने साथ मतलब अपनी बॉडी में क्या रिएक्ट हो रहा है, अपने आसपास कौन है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी उसको पता नहीं होता है। तो पेशेंट को प्राइवेसी भी देना है, ठीक है। जब पेशेंट को वापस होश आएगा तो पेशेंट को पता चलेगा पता नहीं अपने क्या क्या किया है ना, कौन कौन से स्टेप्स किए हैं ना, तो पेशेंट को प्राइवेसी भी देनी है। डोंट्स पुट एनीथिंग इन पेशेंट माउथ, पेशेंट के माउथ में कुछ भी नहीं रखना है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में बोला है कि माउथ में कोई ऑब्जेक्ट आप रख के प्रिवेंट करेंगे इंजरी को, तो ऐसा नहीं करना है, उससे इंजरी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, उससे इंजरी बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
तो माउथ के अंदर कुछ भी आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। मेक पेशेंट कंफर्टेबल एज पॉसिबल। जब तक पेशेंट कंफर्टेबल ना हो तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को जो है असिस्ट करना है। पेशेंट को जो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो केयर आप दे सकते हैं वो आपको देना है। टर्न ऑन देयर साइड आफ्टर सीजर्स। पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देनी है, ठीक है। रिपोर्ट इंसिडेंट, इंसिडेंट जो भी हुआ है उसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। अलाउ पेशेंट टू रेस्ट। और जैसे सीजर्स कंप्लीट होते हैं, मतलब वापस पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आता है, तो पेशेंट को रेस्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ये जो सारे काम है ना वो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको सीजर्स की कंडीशन में करने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है कि ऐसी कौन सी वो सिचुएशन है जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। पहला ऑप्शन है पेशेंट इज इन शॉक। ये अपन ने 2-3 बार पहले भी डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो पहली बार आया है लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है ए पेशेंट रिफ्यूज टू ईट। नेक्स्ट है ए पेशेंट इज विथड्रॉन द डिप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है ए पेशेंट पल्स डिक्रीजेज। यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा ना वो होगा ऑप्शन ए पेशेंट इज इन द शॉक। पेशेंट अगर शॉक के कंडीशन में जा रहा है या फिर शॉक अगर डेवलप हो रहा है, मतलब ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। पेशेंट खाना खाने से मना कर रहा है, कोई इमरजेंसी नहीं है। अभी नहीं खाएगा तो कल खा लेगा, कल नहीं खाएगा तो परसों खा लेगा, लेकिन वो खा सकता है। वो मना कर रहा है, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। पेशेंट विड्रॉ कर रहा है और डिप्रेस्ड जो है, अगर उसमें डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं तो वो भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। उसको आप ड्रग दोगे, उसको आप उसके साथ अच्छे से आप बिहेव करोगे तो पेशेंट जो वापस नॉर्मली ठीक हो सकता है। वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। पेशेंट की पल्स डिक्रीज आ रही है तो ये भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी क्या है, पेशेंट अगर शॉक के कंडीशन में जा रहा है। शॉक वाली कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी रहेगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है और ऑलमोस्ट ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए रेशनल में इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं और कौन कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। Even with the best safety efforts, accidents and other type of emergency situations occurs including choking, fainting, loss of consciousness, heart attack and stroke, seizures, severe bleeding, fall and shock occurs when not enough blood is getting to vital parts of the body। देखिए यहाँ पे शॉक की वैसे डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है कि शॉक में होता क्या है कि प्रॉपर जो ब्लड है वो ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स को या फिर जो वाइटल अपने बॉडी के पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है। और शॉक क्या एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। इसके अलावा और क्या इमरजेंसीज है, अगर चोकिंग की कंडीशन होती है तो ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। फेंटिंग या फिर एलओसी अगर होता है तो ये भी इमरजेंसी कंडीशन होगी। हार्ट अटैक अगर किसी को आ रहा है, स्ट्रोक की कंडीशन में जा रहा है, ये भी इमरजेंसी है। सीजर्स आ रहे हैं तो ये भी इमरजेंसी है। ब्लीडिंग, वो भी कौन से, सीवियर ब्लीडिंग, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है ना। आपने अच्छे से ड्रेसिंग कर दी और फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, मतलब पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा, हाइपोलिमिक शॉक होगा और पेशेंट में शॉक की कंडीशन डेवलप होगी, तो मतलब वही कहानी आ जाती है फिर से इमरजेंसी में। मतलब शॉक की कंडीशन डेवलप हो रही है मतलब इमरजेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉल, मतलब पेशेंट जो है या गिर गया है और गिरने की वजह से जो है उसके वाइटल्स जो है अल्टर्ड हो चुके हैं। फॉल में वैसे कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो इमरजेंसी में है या नहीं है। गिरने से मान लीजिए, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं कि जो पर्सन है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो छत से गिर जाता है या फिर पेड़ से गिर जाता है, लेकिन छोटी मोटी जो है चोट उसको लगती है और कोई वैसे इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती नहीं है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि फॉल किस टाइप का हुआ है, कितनी ऊंचाई से वो गिरा है, कितनी चोट उसको लगी है, ठीक है। सीवियरिटी पेन की क्या है, उसमें क्या क्या वाइटल्स किस प्रकार के हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो फॉल भी एक प्रकार से इमरजेंसी की कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इमरजेंसी कंडीशंस है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए साइन दैट ए पेशेंट हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग may have stopped। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी वो साइन है, यानी नहीं है, मतलब साइन आपको यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि हार्ट बीट और जो ब्रीदिंग अगर किसी पर्सन में स्टॉप होती है तो कौन सा साइन उस पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा। नॉट ए साइन, ठीक है, कौन सा साइन नहीं है जो पेशेंट में ब्रीदिंग या फिर हार्ट बीट जो है स्टॉप हो जाए तो देखने को नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन है ए स्किन इज हॉट। नेक्स्ट है द प्यूपिल्स इन द आईज आर एनलार्ज्ड। नेक्स्ट है द चेस्ट इज नॉट एक्सपांडिंग।
नेक्स्ट द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, यहाँ पे आपका सही जवाब है और ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। द स्किन इज हॉट, स्किन जो है हॉट नहीं होगी अगर हार्ट बीट जो है स्टॉप हो रही है या फिर ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है। कहने का मतलब यहाँ पे सर्कुलेशन स्टॉप हो गया और ब्रीदिंग स्टॉप हो गई तो स्किन का टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा, हॉट नहीं होगी स्किन, क्या हो जाएगी, टेम्परेचर गिर जाएगा यानी हाइपोथर्मिया होगा। बाकी यहाँ पे जो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्यूपिल डायलेट या फिर आई जो है एनलार्ज्ड रहेगी, प्यूपिल्स एनलार्ज्ड होगी, ये देखने को आपको मिलेगा। एंड चेस्ट जो है वो एक्सपांड नहीं होगा क्योंकि ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है तो चेस्ट एक्सपांडिंग नहीं होगा। साथ ही साथ पेशेंट जो है अगर ये कंडीशन होती है, सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, पेशेंट को अनकॉन्शियस होगा। तो ये जो तीन साइन है ये तो आपको देखने को मिलेंगे इस कंडीशन में। कौन सा साइन देखने को नहीं मिलेगा, वो आपका स्किन इज हॉट। चलिए यहाँ पे रेशनल में देख लीजिए, साइन दैट ए पेशेंट हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग हैव स्टॉप्ड आर अनकॉन्शियसनेस, नो रेस्पिरेटरी एंड ब्रीदिंग साउंड, चेस्ट नो एक्सपांडिंग एंड नो पल्सेस एंड हार्ट बीट, कूल स्किन, पैल ब्लू एंड ग्रेस स्किन एंड एनलार्ज प्यूपिल्स। तो ये कुछ ऐसा सिम्टम्स साइन है जो आपको ब्रीदिंग या फिर हार्ट बीट जब भी स्टॉप होता है तो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अभी अभी अपन ने जो बात की हाइपोथर्मिया, यानी स्किन जो होगी वो कैसी होगी, कूल होगी, क्योंकि सर्कुलेशन क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, तो स्किन कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, हॉट नहीं होगी। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही जवाब जाएगा, जो कि एक साइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ए कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को होता है तो कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पेशेंट हैज ए ग्रैंड माल सीजर्स, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन स्टॉप्स ड्यू टू ब्लॉक्ड एयरवे, यहाँ पे कार्डियक सिस्टम की बात हो रही है, कार्डियक अरेस्ट की बात हो रही है, तो रेस्पिरेशन से तो कोई लेने देने नहीं है। नेक्स्ट है पल्स एंड रेस्पिरेशन इंक्रीज रैपिडली, तो कार्डियक अरेस्ट अगर होगा तो ये इंक्रीज नहीं होंगे, ना तो पल्स इंक्रीज होगी ना ही रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है, हार्ट फंक्शन एंड सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट फंक्शन और सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। रेशनल में वहीं दे रखा है कि हार्ट फंक्शन और जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाएंगे। इफ़ नॉट रिस्टोर्ड द पेशेंट विल डाई, और अगर ये रिस्टोर नहीं हो पाए, अगर ये सीपीआर से भी रिस्टोर नहीं हो पाए तो पेशेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म, पेशेंट की कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस सेशन का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम आउटर टू इनर साइड इज। बिल्कुल यहाँ पे सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें आउटर टू इनर साइड में क्या होता है। ठीक है, एपिडर्मिस की यहाँ पे कुछ लेयर्स आपको दे रखी है, उस लेयर में आपको आउटर टू इनर यानी बाहर से अंदर की तरफ, है ना, यहाँ पे आउटर है इधर इनर है, तो यहाँ से चलना है और इधर की तरफ चलना है। ठीक है, पहले क्या आएगा, उसके बाद कौन सी लेयर होगी, उसके बाद कौन सी लेयर होगी, उसके बाद में कौन सी लेयर होगी, इस प्रकार से आपको यहाँ पे सही से इसको मैच करके बताना था। इसमें जरूर काफ़ी लोगों ने गलत जवाब दिया है, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। पहला देखिए, कॉर्नियम ल्यूसिडम ग्रेनुलोसम एंड जर्मिनेटिव। नेक्स्ट कॉर्नियम ग्रेनुलोसम एंड ल्यूसिडम एंड जर्मिनेटिव। नेक्स्ट है जर्मिनेटिव ग्रेनुलोसम कॉर्नियम एंड ल्यूसिडम। नेक्स्ट जर्मिनेटिव कॉर्नियम ल्यूसिडम एंड ग्रेनुलोसम। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, कॉर्नियम ल्यूसिडम ग्रेनुलोसम एंड जर्मिनेटिव। ये तो है आपकी सीक्वेंस कैसी, आउटर टू इनर। देखिए यहाँ से दो सवाल बनते हैं, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ ना। एक सवाल तो ये है कि आउटर टू इनर, जब भी एपिडर्मिस लेयर पूछी जाए तो आपका सही जवाब क्या होगा, कॉर्नियम ल्यूसिडम ग्रेनुलोसम एंड जर्मिनेटिव। इस प्रकार से एपिडर्मिस की लेयर आउटर टू इनर होती है। अब यहाँ से दूसरा सवाल क्या बनता है, जस्ट इसका अपोजिट। तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि इसका जस्ट अपोजिट दूसरा सवाल बनता है कि आपको पूछ लिया जाए इनर, या मैं सिंपली यहाँ पे बता दूं, मतलब इनर टू आउटर आपको पूछ लिया जाए, ठीक है, तो फिर आप जवाब क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आउटर टू इनर है, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनर टू आउटर, यानी पहला हो जाएगा जर्मिनेटिव, जर्मिनेटिव के बाद में ग्रेनुलोसम, देन उसके बाद में ल्यूसिडम, देन इसके बाद में आपका आ जाएगा कॉर्नियम। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, यहाँ पे तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे आपको ये याद जरूर रखना है। अगर आउटर टू इनर आपको याद है तो इनर टू आउटर आप इजीली सॉल्व कर देंगे। अगर आपको आउटर टू इनर भी याद नहीं है, ना इनर टू आउटर याद है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और 100% गलत जवाब करके
आओगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आउटर टू इनर एंड इनर टू आउटर दोनों को याद रखना है। आउटर टू इनर याद कर लेंगे तो वो अपने आप याद रह जाएगा। कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलेसम एंड जर्मिनेटिव, ये आपके आउटर टू इनर जो है लेयर रहेगी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, थोड़ा सा ये छोटा जरूर दिख रहा है, शायद इस क्वेश्चन की साइज जो है वो थोड़ी छोटी रहेगी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन की साइज छोटी भले ही रह जाए लेकिन क्वेश्चन अच्छे से विजिबल है। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि सीवियर डिहाइड्रेशन अगर किसी पर्सन को होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्टार्ट डीएनएस इमीडिएटली, नेक्स्ट स्टार्ट कोलॉइड्स इमीडिएटली, नेक्स्ट है स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज विथ रिंगर्स लैक्टेट इमीडिएटली। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टार्ट रिंगर्स लैक्टेट इमीडिएटली। यानी सीवियर डिहाइड्रेशन अगर किसी पर्सन को होता है तो तुरंत यानी इमीडिएटली आरएल इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देना है। ये बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा सीवियर डिहाइड्रेशन के पेशेंट के लिए। तो ये थे अपने आज के इस सेशन के 10 क्वेश्चन, यानी कि अपने 6th जो आपका टेस्ट हुआ है इसके 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और सभी ने अच्छा टेस्ट दिया है। और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक जो है वो शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट को अटेंड करेंगे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर टेस्ट की लिंक या फिर टेस्ट ये कहाँ पे हो रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर हम जो टेस्ट की लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। टेस्ट की लिंक को आपको ओपन करना होता है, आपका नाम डालना होता है, मोबाइल नंबर आपको डालने होते हैं और आपको टेस्ट देना होता है। वैसे आपके मोबाइल नंबर सिर्फ टेस्ट के लिए ही लिए जा रहे हैं, बाकी किसी को विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल के और टेस्ट को अटेंड करना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग दे रहे हैं टेस्ट वो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और उनको भी बोलें कि आप भी टेस्ट जरूर दें। इस सेशन का यानी आज जो अपने सेशन लिया है इसमें क्वेश्चंस का लेवल इतना हार्ड नहीं था, यानी कि हमने ही जो है थोड़ा सा ईजी रखा है क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों के गलत जवाब ज़्यादा हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा ईजी रखा जाए, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स की थोड़ी सी वो मानसिकता है, जो मेंटलिटी है वो ऐसी हो जाती है कि यार क्या दे ऐसे टेस्ट, है ना, नंबर ही नहीं आ रहे यहाँ पे, मतलब कभी 6 नंबर कभी 8 नंबर इस प्रकार से आ रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि वो मेंटली जो है डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए कुछ इजी क्वेश्चंस भी बीच बीच में आने चाहिए ना। तो आज इजी क्वेश्चंस थे और काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिए हैं, अच्छा लगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ, और कल मॉर्निंग में आपको 7वां टेस्ट की लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी सुन पा रहे हैं और जो देख पा रहे हैं वो क्वेश्चंस यानी इस टेस्ट की लिंक को ओपन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट को अटेंड ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।